नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया होता है। ये युक्ति आईएएस का लिंक है, यूट्यूब का चैनल भी है, व्हाट्सएप का लिंक भी है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। जिनको भी अगर युक्ति परिवार से जुड़ना है तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क सूत्र है। अगर किसी को भी संपर्क करना है तो इस नंबर का कभी भी कॉल प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और लगातार 1 जुलाई से मैं जो है करंट अफेयर का टॉपिक ले भी रहा हूँ और रोज़ शाम को जो है 6 से लेकर 7 के बीच में पर डे जो वीडियो अपलोड भी होता है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म लोग कर भी रहे हैं। मैं बहुत अच्छा परफॉर्म बच्चों का है। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है टेली लॉ कार्यक्रम। ठीक है, टेली लॉ कार्यक्रम के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम का मतलब क्या है। पीआईबी द हिंदू से ये लिया गया है टेली लॉ कार्यक्रम। चलिए बात करते हैं। न्याय विभाग का मतलब क्या होता है? जस्टिस डिपार्टमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि जितने भी सीएससी हैं के माध्यम से अपने टेली लॉ कार्यक्रम के अंतर्गत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने का नया कीर्तिमान बनने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। किसने किया है बेटा? न्याय विभाग ने। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जितने भी हमारे सीएससी होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, सीएससी होते हैं, उनके माध्यम से अपने टेली लॉ का मतलब कार्यक्रम के अंतर्गत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने का नया कीर्तिमान बनने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। किस मंत्रालय की पहल है? कॉमन जो सर्विस सेंटर है यानी कि जो सीएससी कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस समय वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है इस समय। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल तो जरूर है, लेकिन मंत्री जी का नाम क्या है? कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। इसका काम क्या है कि यह गांव के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने वाले केंद्र अथवा एक्सचेंज पॉइंट के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही साथ यह डिजिटल तथा वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी डिजिटल इंडिया तो चली रही है, हर काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा रहा है। तो देखिए इतना बड़ा इसका रोल है, इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है। तो यह डिजिटल तथा वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान अपना करता है सीएससी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेली लॉ कार्यक्रम क्या है। इस कार्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं। इसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2017 में नागरिकों के लिए कानूनी सहायता को सुलभ बनाने हेतु लॉन्च किया गया था। आपको पता ही है कि भारत में कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी है, किसी को कितने साल गुजर जाते हैं, कितने साल क्या किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है पूरे कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते, और फाइलों पे फाइलें बनी जाती हैं, उस फाइलों पे धूल आ जाता है। आप लोग पिक्चरों में भी इसको देखते होंगे। खैर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। चलिए, हंसी मजाक थोड़ा होना भी चाहिए। इसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2017 में नागरिकों के लिए कानूनी सहायता को सुलभ बनाने हेतु लॉन्च किया गया था। क्योंकि वकील लोग जो है तारीख पे तारीख करते रहते हैं, वो अपने फीस के चक्कर में न जाने कितनी बार वो परेशान करते हैं आम जनता को भी, और आम जनता भी मजबूरी है, क्या करें, उनको चक्करों में पड़ती भी है। और जज साहब तो है तारीख पे तारीख करते हैं। अच्छी पिक्चर भी थी एक सनी देओल की, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन इस समय जब ये सुविधाएं आपको मिलेंगी तो एक पैसा भी आपका खर्चा नहीं होगा, आपको सही समय पे कम समय में आपको रिजल्ट भी उसका मिल जाएगा। यह वर्तमान में 50,000 सीएससी नेटवर्क के माध्यम से 34 राज्यों के शासित प्रदेशों के 633 जिलों, 115 आकांक्षी जिलों सहित में काम कर रहा है। देखो कितना बड़ा कीर्तिमान उपलब्ध है इसके नाम पे। ये वर्तमान में जितने भी भारत के 50,000 जो आपके सीएससी जो हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जो है, उनके माध्यम से 34 राज्यों के शासित प्रदेशों के 633 जिलों, जिसमें 115 आकांक्षी जिलों सहित में यह काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर सीएससी के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन तत्काल कॉलिंग सुविधाओं से वकीलों और नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ यह टेली लॉ कार्यक्रम जो है प्रौद्योगिकी संचालित है, टेक्नोलॉजी संचालित है, परंतु इसकी सफलता जो है ग्रामीण स्तर के उद्यमियों यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, राज्य समन्वयों और पैनल वकीलों सहित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के कामकाज पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, कई लोग मिलकर इसी इसको काम कर पाएंगे। तो इस टेली लॉ कार्यक्रम जो है उसमें प्रौद्योगिकी संचालित है यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है ये। और इसकी सफलता किस पे डिपेंड करती है? ग्रामीण स्तर के जितने हमारे उद्यमी हैं, पैरा लीगल जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, इसके साथ ही साथ राज्य समन्वयों और पैनल वकीलों सहित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के कामकाज पर निर्भर करता है। तो देखिए टेली लॉ कार्यक्रम है, इसको फिगर के माध्यम से बताया गया। द प्रोसेस ऑफ द टेली लॉ सर्विसेज, इस सारी सर्विसेज के पूरे गुण दिए गए हैं। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा इसको।
अब हम बात करते हैं लाभ क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा इससे टेली लॉ से। यह किसी भी व्यक्ति को कीमती समय और धन बर्बाद किए बिना कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप किसी वकील के पास जाते हैं तो आप उसको पैसा देते हैं, तारीख पे तारीख जो वो लगाता रहता है वो अलग है, सरदर्दी अलग है, पैसा अलग लगता है, समय अलग बर्बाद होता है। तो ये इससे क्या होगा, आपको परामर्श लेने में कम समय लगेगा, परामर्श लेने में समय कम लगेगा, किसी की झिझुरी नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपके पैसे कम खर्च होंगे। तो यह किसी भी व्यक्ति को कीमती समय, क्योंकि आज की डेट में समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना धन को बर्बाद किए, यानी कि जो गरीब आदमी हो या कहीं का भी तबका व्यक्ति हो, वो बेचारा उसका पैसा नहीं लगेगा। अमीर व्यक्ति तो चलिए अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति कहाँ करेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में। और भारत की कोर्ट कचहरी चक्कर में जितना तारीफ किया इतना कम है, क्योंकि जजों की संख्या कम, तो कहीं वकीलों, खैर वकील तो खैर क्या करते हैं और जज क्या करते हैं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं, न्याय भी करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन जो न्याय प्रणाली जो है, जो न्याय सिस्टम है, जो न्याय देने का सिस्टम है, ना जाने कितने साल लग जाते हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, हालांकि पिक्चर तो है नहीं कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा, फिर भी लगते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या लाभ है। विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत उल्लिखित मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र लोगों हेतु सेवा या सेवा मुफ्त है और अन्य सभी के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। यानी किसके लिए बेटा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 1987 की धारा 12 के तहत उल्लिखित मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जो पात्र व्यक्ति है, उन पात्र व्यक्तियों के लिए सेवा मुफ्त है और उन सभी के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। यहाँ नोट करके मैंने बता दिया कि भारत में मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का अनुभव विश्लेषण द क्वालिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इंपीरियल एनालिसिस ऑफ फ्री लीगल एड सर्विस इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार लोग मुफ्त विधिक सहायता प्रणाली के हकदार हैं और वे इस सेवा को एक विकल्प के रूप में तब देखते हैं जब वे निजी वकील का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जब वकील का खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये दिया हुआ है कि भारत में मुफ्त कानूनी सहायता का भी प्रावधान है और भारत में मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का एक जो विश्लेषण जो है उस शीर्षक से एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार लोग जो है मुफ्त विधिक मतलब कानूनी सहायता प्रणाली के हकदार हैं और वे इस सेवा को एक विकल्प यानी कि ऑप्शन के रूप में लेकर चलते हैं जब वे निजी वकील का खर्च होते हैं, जो प्राइवेट वकील जो है उनका खर्च वहन नहीं कर पाते, तो ये आपको सेवा मिल सकती है। एसडीजी का समर्थन किस रूप में किया गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यह पहल जो है सतत विकास लक्ष्य 2016 पर केंद्रित है, लक्ष्य 16 पे केंद्रित है, 2016 नहीं है, लक्ष्य 16 पे केंद्रित है, जो अस्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देगा तथा सभी के लिए न्याय तक पहुंच स्थापित करेगा एवं सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह व समावेशी संस्थानों का निर्माण भी करेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि एसडीजी का समर्थन किस रूप में किया गया है। यह पहल जो है वह सतत विकास लक्ष्य 16 पर केंद्रित है, जो अस्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देगा तथा सभी के लिए न्याय तक पहुंच स्थापित करेगा एवं सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही व समावेशी संस्थानों का निर्माण भी करेगा। अब हम बात करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण किसे कहते हैं, अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के बारे में जानिए। विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है। वर्ष 1987 में गरीबों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, जिसने राज्य, जिला और तालुका स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके साथ ही साथ जो नालसा है हमारा, नालसा अन्य कानूनी सेवाओं संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है और लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है और यह एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमाजी के स्तर पर लंबित विवादों मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया समझाया जा सकता है, समझौते के माध्यम से समझाया जा सकता है। और यूपीएससी की परीक्षा में उठा के देख लो, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये पॉलिटी का सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी को जानना भी चाहिए। इसके साथ ही साथ एलएसए जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सेवाएं जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर हो, शेड्यूल्ड ट्राइबल हो, जनजाति हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित व्यक्ति, महिला, बच्चे, मानव तस्करी के शिकार, दिव्यांगजन, औद्योगिक कामगार और गरीब हेतु उपलब्ध है। देख लेना किसके किसके एलएसए का अधिनियम एक्ट है। मुफ्त कानूनी सेवाएं किसको किसको दी जा रही हैं, जो एससी वाले हैं, जो एसटी इससे संबंधित जो लोग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति है, दिव्यांगजन है, डिसेबल जो लोग हैं, औद्योगिक कामगार हैं और गरीब हेतु ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी जान जाइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a) में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तक समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने को कहा गया है।
किस अनुच्छेद के तहत? 39A के तहत सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22A(1) में विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है। क्या होता है? कानून के समक्ष सभी समान है, फिर अमीर और गरीब की खाई कहां से है फिर? चलिए कोई नहीं, आप लोग एथिक्स पढ़ेंगे, खुद समझदार हैं आप लोग। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, ठीक है। टेली लॉ कार्यक्रम, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितने लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, किस मंत्रालय के थ्रू है, ठीक है। जिसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, कितने राज्यों में, कितने जिलों में है, कितने CSC सेंटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। विलेज लीगल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, टेली लॉ सर्विसेज क्या है, लाभ क्या है, कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाती है किसको, समय बचेगा, धन बचेगा, सब बचेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया, नोट करके मैंने बताया था आपको, रिपोर्ट के हवाला भी दिया था। SDG का समर्थन किस रूप में किया गया है ये जानिए, ठीक है। विधिक लाभ प्राधिकरण अधिनियम किसे कहते हैं ये जानिए। तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, किसके लिए फ्री सहायता की बात की गई है। अगला जो रिपोर्ट है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, कोविड को फैलाने वाले, कोरोना महामारी को लाने वाले चाइना के बारे में हम बात करेंगे। वही चाइना जो अब मलेरिया मुक्त हो चुका है, ठीक है, मलेरिया मुक्त हो चुका है चीन। देखो ये 3rd वर्ल्ड वार तो वैसे जीत रहा है, ये पूरी दुनिया को इसने कोविड दे दिया और अपने देखो कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इसे कहते हैं दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने सभी को कोरोना दे दिया, कोविड दे दिया, और अपने क्या किया, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ही रहा है। और सभी जितने अगल बगल वाले हमारे पड़ोसी हैं सबको पैसा देकर उनका मुंह बंद करवा दिया है। खास करके हमारा सबसे बड़ा विरोधी, हमारा सबसे छोटा भाई, क्या उससे तुलना अपनी की जाए, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूं। जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जो जा रहा है वो POK से होकर गुजर रहा है। POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, और सारा का सारा जो पैसा लगा हुआ है वो चाइना का लगा हुआ है। हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हम उसका विरोध भी कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान के पास क्या है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, आतंकवादी, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इसी में तो फंसा रहता है वो। कोई ना कंपनी है ना कोई इंडस्ट्री है, बस इसी के चक्कर में वो फंसा रहता है, ठीक है। खैर इस मुद्दे पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन मलेरिया मुक्त चीन हो चुका है, थोड़ा इसके बारे में हम जिक्र कर लें कि चीन मलेरिया मुक्त हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया चीन को? कोई कोरोना वायरस मुक्त नहीं हो पा रहा है, ये चीन जो है मलेरिया मुक्त हो जा रहा है, ठीक है। अभी डेल्टा प्लस का एक नया वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। अभी तक मोदी जी का 1.0 2.0 देखने को मिलता था, अब तो वर्जन देखने को मिल रहा है। खैर मलेरिया मुक्त चीन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। चलिए, तो दूसरा जो टॉपिक है आपका मलेरिया मुक्त चीन है, द हिंदू से लिया गया है, WHO का रिपोर्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन में दे देगा भारत, श्रीलंका और आपका पाकिस्तान और चाइना। अगर आपको पता है कि जो WHO की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि चीन अब मलेरिया मुक्त हो गया है, घोषित कर दिया गया है उसको। यह 7 दशक लंबी, 7 दशक मतलब 70 साल, सोच लो, यह 7 दशक लंबी बहुआयामी स्वास्थ्य रणनीति का परिणाम है। और हमारे क्या स्वास्थ्य मंत्री को तो बाहर कर दिया जाता है। सरकार को इतनी भरोसा नहीं थी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, नाम बताइएगा कमेंट करके आप लोग, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। जो दिल्ली के पूर्व CM हुआ करते थे, जिनके नाम पे कई सारी उपलब्धियां थी, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की ही बात कर रहा हूँ। खैर मैं कहूँगा कुछ नहीं, समझदार हैं आप लोग। जो लगातार 4 वर्षों तक मलेरिया के घरेलू मामलों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम थे। यानी कि यह 7 दशक लंबी बहुआयामी स्वास्थ्य रणनीति का परिणाम है, जो लगातार 4 वर्षों तक मलेरिया के घरेलू मामलों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम थे। अब हम बात करते हैं मलेरिया मुक्त स्थिति क्या है, प्रमाणन प्रक्रिया क्या है। मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र WHO द्वारा किसी भी देश की मलेरिया मुक्त स्थिति की आधिकारिक मान्यता होती है। WHO किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र तब प्रदान करता है जब वो अपने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह पता लगा पाता है कि उसके देश में पिछले 3 वर्षों में एनफ्लूएंजा मच्छरों द्वारा मलेरिया का प्रसार बाधित हुआ है। ऐसे तैसे नहीं पता लगाता है। आपको पता है ना, कभी टीम आई थी, विदेश से गई थी, वहां पर चाइना में गई थी, वहां पता लगाने के लिए कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के वुहान से निकला है। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? और ये पता लगा ले रही है कि मलेरिया का 3 साल से कोई केस नहीं आ रहा है इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से, मच्छरों द्वारा। खैर, तो WHO देखो किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र तब प्रदान करता है जब अपने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर ये उसको एहसास हो जाता है कि भैया देखो 3 साल से कोई भी एन्फ्लुएंजा मच्छरों द्वारा मलेरिया का प्रसार नहीं हुआ है।
बाधित हुआ है, मतलब मच्छरों द्वारा मलेरिया का प्रसार बाधित है। और बात करते हैं, नोट में देखिए क्या बताया गया आपको कि मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र देने का अंतिम निर्णय मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र पैनल, मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन पैनल की सिफारिश के आधार पर WHO महानिदेशक के पास होता है। इसके साथ ही साथ हम और भी जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पश्चिमी प्रांत क्षेत्र की स्थिति आखिर क्या है। पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जो WHO ने 3 दशक में ही मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया है। चाइना को 3 दशक में ही मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया है। पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में जिन देशों ने प्रमाण पत्र हासिल किया उनमें ऑस्ट्रेलिया है, 1981 में दिया गया था, सिंगापुर 1982 में दिया गया था, और ब्रुनई 1987 में, दारुसलाम जो है 87 में इसमें शामिल है। वैश्विक स्थिति क्या है तो देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अल सल्वाडोर जो है 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा है, लगातार पूछा गया अल सल्वाडोर के बारे में, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में, पराग्वे 2018 में और उज्बेकिस्तान 2018 में शामिल है। ये वर्ल्ड लेवल की बता रहा हूँ, विश्व लेवल की बता रहा हूँ। विश्व मलेरिया रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या लगभग 229 मिलियन थी। यानी कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अधिकांश मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं और भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। भारत में मामलों की संख्या लगभग 20 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन हो गई है। अब बीजेपी वाले कहेंगे देखो ये हमारे किया हुआ है कि 20 मिलियन से 6 मिलियन ला रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को क्यों हटा रहे हैं ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत एक ऐसा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यूपीपीसीएस में यही क्वेश्चन पूछेगा भारत में मामलों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 20 मिलियन से घटकर अब 6 मिलियन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मोदी गवर्नमेंट में हुआ है ये। मलेरिया को लेकर चीन की रणनीति क्या रही है कि मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुआ था, तभी तो 7 दशक हो गए। चीन द्वारा 1950 के दशक से मलेरिया को लेकर रणनीतिक स्तर पर प्रयास किए गए थे और एक समय था जब चीन में वार्षिक रूप से मलेरिया के लाखों मामले दर्ज किए जाते थे, जिसमें मैदानों में मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए कीटनाशक छिड़काव का उपयोग करते हुए मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराने का बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया था। और हमारे क्या होता है, गाँव में छिड़काव होता है कि नहीं होता, ये गाँव वालों से ही आप लोग पूछिएगा। ब्लॉक से निकलता भी है या कहीं बिक जाता है, ये उनसे पूछिए। 523 प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। इसके तहत 1970 के दशक में आर्टिमिसिसिन की खोज की गई थी और यह आर्टिमिसिसिन आधारित संयोजन उपचारों का मुख्य यौगिक है जो आज उपलब्ध सबसे प्रभावी मलेरिया रोधी दवाओं में से एक है। तो इस दवा का नाम देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। तो ये दवा का जो नाम है बेटा, यूपीएससी की परीक्षा में यही सब क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, वो सिर्फ उस दवा का नाम पूछेगा। तो 70 के दशक में आर्टिमिसिन जो है उस दवा की खोज की गई थी और ये आर्टिमिसिन आधारित संयोजन उपचारों का मुख्य यौगिक है जो आज उपलब्ध सबसे प्रभावी मलेरिया रोधी दवाओं में से एक है। और भी जानिए 137 रणनीति क्या थी, वो भी सब 8 नंबर। मलेरिया निदान की रिपोर्ट करने हेतु 1 दिन की समय सीमा, किसी मामले की पुष्टि करना और तीसरे दिन तक प्रसार का निर्धारण करना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निरंतर निगरानी के साथ साथ 7वें दिन तक प्रसार को रोकने के उपाय करना। देखो कितना नियम वहाँ पे तगड़ा था, तब जाके वो स्थिति में आए वो। चलिए मलेरिया के बारे में जानिए क्या होता है। मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है और मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी जो होते हैं वो शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं और उसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी को नष्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीसी की क्या होती है, हमारी क्षति होती है। ऐसी 5 परजीवी प्रजातियां हैं। वैसे तो कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन आजकल के चुनाव में भी यही हो रहा है, खैर, जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण ही होती हैं और उनमें 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं जिनके मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान होता है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंडा लगना, ठीक है, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना महसूस होता है।
अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो आप अपने नज़दीकी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं और जांच कराएं। ये काम सरकार का है, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसको। इस रोग की रोकथाम और इलाज दोनों ही संभव है। ठीक है। आरटीएसएस वैक्सीन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पी फाल्सिपेरम है, जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है। अब डब्ल्यूएचओ की हालिया पहल देख लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ द्वारा ई 2025 पहल के तहत ऐसे 25 देशों की पहचान की गई जिसे 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना है, यानी कि ये कमिटमेंट किया गया है। और भारत में मलेरिया पर अंकुश लगाने की पहल क्या है? भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू किए गए थे, जब मोदी जी सत्ता में आए थे। आते उन्होंने कहा कि मलेरिया मित्रों, मैं मलेरिया को समाप्त कर दूंगा। और 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की शुरुआत के बाद इन्हें और तेजी आई है। ठीक है। और जो हमारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन मलेरिया के लिए डब्ल्यूएचओ की मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से लेकर 2030 के अनुरूप है। यहाँ नोट करके मैंने बता दिया कि वैश्विक तकनीकी रणनीति डब्ल्यूएचओ के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है, जो मलेरिया को नियंत्रित और उसे समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ के वैश्विक प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी होती है। जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 की शुरुआत की, जिसमें आगामी 5 वर्ष के लिए रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत मलेरिया के प्रसार के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षवार उन्मूलन लक्ष्य प्रदान किया जाता है। जुलाई 2019 में भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल का क्रियान्वयन शुरू किया गया था। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया की स्थापना की है, जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मलेरिया मुक्त जो चीन हुआ है, भारत कब हुआ है, क्या स्थिति डब्ल्यूएचओ की है, डब्ल्यूएचओ का क्या नियम कानून है, भारत सरकार ने क्या क्या पहल किया है, किस किस दोस्त को इसके पहले किया जा चुका है, इस सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। मुझे उम्मीद है मलेरिया के बारे में पूरा बता चुका हूँ। 137 रणनीति क्या है चाइना की, ये बता चुका हूँ। डब्ल्यूएचओ की हालिया पहल क्या है, कौन सा कमिटमेंट किया गया है, किन 25 देशों की पहचान की गई है, कब तक को उनको मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य है। जैसे मान यही पूछ दे क्वेश्चन कि 2025 तक कितने देशों को करने का घोषित की गई है, तो 25 देशों का। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हुए। चलिए एक और लास्ट कहिए तो हम लोग पढ़ लें, तो क्योंकि ठीक है, चलिए एक और लास्ट पढ़ ही लेते हैं। या एक काम करते हैं, इस जो टॉपिक जो है, इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है वो कल पढ़ लिया जाएगा। ये तो कहिए मैं पढ़ा भी देता हूँ। चलिए छोटा सा टॉपिक है, पढ़ ही लीजिए इसको भी। ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ा देता हूँ। यह काम करते कल इसको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। इसको आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। 2 टॉपिक आराम से इसको पढ़िए। बाकी जो है कल आज शाम को मैं आप लोगों से इसके संबंध में मैं टेस्ट भी लूँगा आप लोगों का। ठीक है। तो आप लोग जो है कल फिर मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। जो 3rd टॉपिक बचा हुआ है उस कल पढ़ा दिया जाएगा उसको। ये युक्ति परिवार का जो नंबर है, किसी को भी कोई संपर्क करना हो तो दिए गए नंबर सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक मैंने फिर कह रहा हूँ, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा चीज़ों को, और जितने भी अच्छे से अच्छे मैटर होते हैं वो सब उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों को, लेकिन बशर्ते आप लोग हम लोग के साथ रहेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक फैलाइए चैनल को, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, जहाँ जो करना है करिए। लेकिन आप लोग का साथ रहेगा तो और अच्छे तरीके से हमारी टीम जो है उनका मनोबल बढ़ेगा और वो अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पे आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।